प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलीप भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग फड़ी नागवंश पढ़ने वाले हैं, छिंदक नागवंश पढ़ने वाले हैं और काकतीय वंश से पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग जनजाति विद्रोह को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग प्रारंभ करते हैं फड़ी नागवंश से। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? फड़ी नागवंश जी। किस क्षेत्र में फड़ी नागवंश स्थापित थे जी? किस क्षेत्र में ये लोग शासन करते थे? तो फड़ी वंश की बात की जाए तो फड़ी नागवंश की बात की जाए तो ये किस क्षेत्र में शासन करते थे जी? तो ये शासन क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, शासन क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ये किस क्षेत्र में शासन करते थे? इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी के ही कहना उचित है। क्या है? राजधानी। इसकी राजधानी आपको देखने को क्या मिलेगा? तो इसकी राजधानी देखने को मिलेगा कवर्धा क्षेत्र में। कहाँ पे? कवर्धा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कवर्धा इसकी राजधानी है। साथ ही ये जो फड़ी नागवंश है, ये जो फड़ी नागवंश है, इनका अगर शासन काल अगर देखे तो 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक आपको इनका शासन काल देखने को मिलेगा। फड़ी नागवंशों का शासन काल, तो इनका शासन काल कब से कब रहेगा जी? 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक इनका शासन काल आपको देखने को मिलेगा जी साथियों। ठीक है, ये जो फड़ी नागवंश है, इस वंश की अगर संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो संस्थापक कौन है साथियों? तो संस्थापक के रूप में आपको याद रखना है किसे? अहिराज को। किसे याद रखना है? अहिराज को। अहिराज को। ठीक है, ये जो अहिराज है, यह जातक कर्ण ऋषि की पुत्री मिथिला, किसकी? जातक कर्ण ऋषि मिथिला, मिथिला और ऋषि का नाम है क्या? अहि। अहि है जी, अहि है। राजा का नाम है अहि और मिथिला, ये दोनों के पुत्र हैं कौन? अहिराज जी। ये दोनों के क्या है? पुत्र अहिराज है। यही जो अहिराज है, यह क्या किया है जी? फड़ी नागवंश की स्थापना की है कवर्धा में। ठीक है जी। तो इस शासक की इस शासक की और इस वंश की जानकारी हमें कहां से जानकारी देखने को मिलेगा? ये जानकारी देखने को मिलेगा हमें मड़वा महल शिला लेख से। ठीक है, तो इस वंश की जानकारी जानकारी हमें कहां से मिलती है जी? तो जानकारी के रूप में आपको तीन साक्ष्य याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है मड़वा महल, मड़वा महल शिलालेख। क्या याद रखना है? मड़वा महल शिलालेख याद रखना है एक तो। और दूसरा क्या याद रखना है? तो दूसरा आपको याद रखना है चौरा गांव में जो अभिलेख मिला है छपरी में, उस अभिलेख को याद रखना है। तो छपरी प्रतिमा लेख याद रखना है। कौन सा? छपरी प्रतिमा, प्रतिमा लेख याद रखना है। इसके अलावा आपको चौरा गांव में, चौरा गांव में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं जी, जिसमें से कलचुरी राजा या इसके ऊपर आक्रमण करते हैं और उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं, इसकी जानकारी किससे मिलते हैं? छपरी प्रतिमा लेख से मिलता है। ठीक है, अगला आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा है जी? वो आपको देखने को मिलेगा पचराही से। और पचरावी एक क्या है? पुरातात्विक अवशेष मिलता है वहां पे, है ना? तो पुरातात्विक अवशेष मिलता है जो कि फड़ी नागवंशियों से संबंधित है। ऐसे स्थल कौन सा है जी? कबीरधाम में स्थित है पचराही। कौन सा? पचराही। पचराही में क्या है? फड़ी नागवंशियों का जानकारी मिलता है जी। ठीक है, इसके अलावा आपको और कहां पे देखने को मिलेगा जी? इसके अलावा आपको पुजारी पाली का शिलालेख देखने को मिलेगा। इसमें भी इनकी जानकारी देखने को मिलेगा। चौथा याद रख लीजिए, पुजारी पाली, पुजारी पाली का शिलालेख, जिसमें घोरम देव मंदिर का निर्माण वाला दिखाएगा जी। शासक के बारे में बताएगा कौन है शासक करके। इसके अलावा जो छपरी में प्राप्त प्रतिमा अभिलेख है, उसमें भी यह जानकारी देखने को मिलेगा जी। तो छपरी प्रतिमा लेख में भी आपको यह जानकारी प्राप्त होगा जी। ठीक, तो ये चार आपको याद रखना है स्रोत। फड़ी नागवंशियों को जानकारी का स्रोत आपको याद रखना है मड़वा महल शिलालेख, छपरी प्रतिमा लेख और पचराही, और याद रखना है पुजारी पालिका शिलालेख याद रखना है। ठीक है, और ये जो अंतिम शासक के रूप में आपको याद रखना है फड़ी नागवंशियों का अंतिम शासक, क्या याद रखना है? अंतिम शासक। तो अंतिम शासक कौन होंगे जी? अंतिम शासक होगा कौन?
तो ये अंतिम शासक होंगे मोनिंग देव। कौन होगा? मोनिंग देव होगा जी। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और ये जो मड़वा महल शिलालेख में है इसमें क्या जानकारी मिलती है इसे हम लोग देखते हैं। तो मड़वा महल शिलालेख में फड़ी नागवंशियों का वंशक्रम देखने को मिलता है, जिसमें से मड़वा महल शिलालेख में 24 शासकों के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है जी। कितने शासक? 24 शासकों का उल्लेख देखने को मिलता है। कितने शासकों का? 24 शासकों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो साथियों ये 24 के 24 शासकों को हमें पढ़ना है क्या ये फड़ी नागवंशियों के अंतर्गत? ना जी ना। जिसका हमें साक्ष्य अधिक मिला है उसको हमें पढ़ना है जी। 24 शासकों को हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसको किसको पढ़ना है ये आगे चलकर मैं बताऊंगा। ठीक है, अगला देखने को मिलेगा छपरी में प्रतिमा लेख। जो छपरी में प्रतिमा लेख आपको देखने को मिलेगा वहां पे आपको लक्ष्मण देव देखने को मिलेगा जी। नाम अंकित होगा लक्ष्मण देव, और लक्ष्मण देव के अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा? कलचुरी संवत, विक्रम संवत कह रहा था, कलचुरी संवत देखने को मिलेगा। मतलब वहां पे जो राजा हुए हैं वो क्या करते थे? कलचुरी के सामंत थे जी। कलचुरी की अधीनता स्वीकार की है तभी तो उनका कलचुरी संवत चलाएं, है ना। तो शुरू के आप लोगों को 24 शासक देखने को मिलेगा, जिसमें से शुरुआती के 5 से 6 शासकों की जानकारी आपको कलचुरी संवत में नहीं मिलेगा। उसके बाद वाले जो शासक हैं उसमें कलचुरी संवत देखने को मिलेगा। लास्ट में आपको 23वें शासक के रूप में आपको याद रखना है किसे? 23वें शासक के रूप में याद रखना है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। जब ये जो रामचंद्र देव है ये अंबिका देवी से, इसके साथ कलचुरी वंशी कलचुरी वंश के जो राजकुमारी है अंबिका देवी, उससे विवाह करते हैं। तो विवाह करने के बाद ये क्या हो जाते हैं? अधीनता से मुक्त हो जाएंगे। तो इनके अभिलेख में आपको क्या देखने को मिलेगा जी? इनके अभिलेख में आपको देखने को क्या मिलेगा? बताइए जी। कलचुरी संवत नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कलचुरी संवत नहीं देखने को मिलेगा। तो अधीनता को स्वीकारेगा नहीं, और ये नहीं अधिक स्वीकारेगा, और को नहीं स्वीकारेगा? मोनिंग देव नहीं स्वीकारेगा। तो मोनिंग देव नहीं स्वीकारेगा तो ये क्या करेंगे? रायपुर के कलचुरी, रायपुर के कलचुरी क्या करेंगे? इसके ऊपर आक्रमण कर देंगे जी। रायपुर के कलचुरी कौन है? तो रायपुर के कलचुरी आपको देखने को मिलेगा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। ये जो रामचंद्र देव देखने को मिलेगा ये आक्रमण कर रहेगा ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल क्या है जी? एक्चुअल आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मदेव राय। कौन देखने को मिलेगा? ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय क्या करेंगे? ब्रह्मदेव राय इनके ऊपर आक्रमण करते हैं। किसके ऊपर? मोनिंग देव के ऊपर। लेकिन कई किताबों में रामचंद्र देव लिखा रहता है, लेकिन आपको लेना है कौन सा? ब्रह्मदेव राय। लेकिन वहां पे आपको देख लेना है भाई, स्वयं विवेक की शक्ति लगाना है, क्योंकि ब्रह्मदेव राय भी है और रामचंद्र देव भी है, लेकिन ब्रह्मदेव राय ही क्या करते हैं? इनके ऊपर आक्रमण करता है। ठीक है, ये आप लोगों को मैं बता दिया। इसके बाद आपको क्या जानकारी मिलेगा? छपरी के प्रतिमा लेख। इस छपरी के प्रतिमा अभिलेख में क्या देखने को मिलेगा? भूरम देव मंदिर का निर्माण देखने को मिलेगा। और निर्माण करने वाले शासक कौन है जी? पुजारी पाली के अभिलेख से हमें क्या देखने को मिलेगा? पुजारी पाली के शिलालेख से हमें देखने को मिलेगा कि इनके जो शासक हैं वो कौन है? भूरम देव में जो शासक हैं, भूरम देव को जो मंदिर का निर्माण करवाए हैं उसका नाम है गोपाल देव। ये कौन बोलता है? पुजारी पाली का शिलालेख, गोपाल देव। ठीक है, कौन है? गोपाल देव है। लेकिन छपरी के प्रतिमा लेख में किसके द्वारा ये बनाया गया है ऐसा करके बोल रहा है, तो द्वारा किसका होगा जी? तो द्वारा होगा लक्ष्मण देव का। लक्ष्मण देव का होगा। ठीक है, तो भूरम देव मंदिर जब निर्माण हुआ था तो उसके शासक कौन थे? गोपाल देव था। और उनके सहयोगी कौन थे जी? तो लक्ष्मण देव था। ठीक है, अब देखिए कोई घर बनवाता है तो घर बनवाने वाला मालिक कोई दूसरा रहता है, लेकिन ठेका दूसरे को देता है। तो ठेका दूसरे को देता है वही क्या बनाएगा? वही घर बनवाएगा। तो ठेकेदार कौन हो जाएगा? लक्ष्मण देव। तो द्वारा किसके होगा? लक्ष्मण देव के द्वारा यह निर्माण किया जाएगा। लेकिन शासक कौन रहेगा? गोपाल देव रहेगा। ठीक है, ये आपको जानकारी देगा ये चारों अभिलेख के तहत। और ये जो पचराही है, पचराही क्या है? ये एक पुरातात्विक अवशेष है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कल फड़ी नागवंशियों का क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे औजार औजार देखने को मिलेगा। वहां पे क्या देखने को मिलेगा? सिक्के भी प्राप्त हुए हैं जी, 2 सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, तो चलिए भाई फड़ी नागवंश को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन से प्रमुख शासक हुए हैं जिसे हमें याद रखना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं।
तो फड़ी नागवंशियों से संबंधित हमें प्रमुख शासकों को याद रखना है, जिसमें से अगर देखें तो इसमें तो 24 शासक हैं, लेकिन 24 के 24 शासक को हमें याद रखना नहीं है, प्रथम शासक को याद रखना है। किसे? प्रथम शासक को याद रखना है। और ये जो प्रथम शासक है वो कौन सा है? अहिराज है। कौन सा है? अहिराज है जी। ठीक है, ये जो अहिराज है ये क्या है? ये है संस्थापक है, संस्थापक है। ठीक है, ये क्या है? संस्थापक है जी। कलचुरी वंश का संस्थापक है अहिराज। ठीक, ये मड़वा महल शिला लेख में यह प्राप्त होता है कि संस्थापक कौन है? अहिराज है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा नहीं, हम सीधा सीधा बोल सकते हैं छठवें नंबर का। कौन से नंबर का? छठवें नंबर का शासक याद रखते हैं, छठवां शासक याद रखेंगे जी। और छठवां शासक कौन होंगे? तो छठवां शासक के रूप में आपको याद रखना है वो है गोपाल देव। कौन सा है? गोपाल देव याद रखना है, गोपाल देव। और ये जो गोपाल देव है इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? इनकी जो अभिलेख प्राप्त हुए, जो जानकारी है छपरी अभिलेख, उससे यह जानकारी मिलती है कि यह कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के अधीन ये क्या करते थे? शासन करते थे जी। ठीक है, किसके अधीन? पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम के अधीन शासन करते थे, अधीन शासन करते थे जी। ठीक, ये है जी। तो इनके गोपाल देव से पहले वाला जो शासक रहेंगे वो अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, इससे वाले जो गोपाल देव है ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं कलचुरी वंश का। ठीक है, जिससे हमें अधीन किसके मिलेगा जी? जिसका अभिलेख हमें देखने को मिलेगा छपरी के एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, प्रतिमा लेख उससे प्राप्त हुए। फोटो था लेकिन मैं खोजा, बहुत खोजा, देखने को नहीं मिला जी गैलरी में, इस वजह से मैं नहीं रख पाया, नहीं तो रखता यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा गोपाल देव के अलावा और क्या देखने को मिलेगा? ये जो गोपाल देव है इनका निर्माण, निर्माण से संबंधित आपको याद रखना है। ये क्या निर्माण करवाएंगे? तो ये निर्माण करवाएगा जी क्या? घोरम देव मंदिर। क्या निर्माण करवाएगा? घोरम देव, घोरम देव मंदिर का निर्माण करवाएगा जी। क्या करवाएगा? भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाएगा। ठीक है, तो भोरम देव मंदिर अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये जो भोरम देव मंदिर है इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा है मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पास पूछा हुआ है तो वो फड़ी नागवंश का, मध्यकालीन कहना उचित नहीं है, क्या कहना उचित है? फड़ी नागवंशियों से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम में ज्यादा प्रश्न पूछा है तो वो भोरम देव मंदिर से ही पूछा है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं भोरम देव मंदिर को विस्तार से। भोरम देव मंदिर, ठीक है जी। ये जो भोरम देव मंदिर है, अगर इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में, कब? 1089 ईस्वी में स्थापना, निर्माण कब किया है जी? निर्माण की अगर मैं बात करूं तो निर्माण हुआ है कब? 1089 ईस्वी में, मतलब 11वीं सदी में, 11वीं सदी में इसका क्या हुआ है? स्थापना हुआ है। ठीक, भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ है। ये जो भोरम देव मंदिर है यह किस प्रकार का मंदिर है जी? तो यह आदिवासी देवता का मंदिर है। क्या है? ये आदिवासी देवता का मंदिर है। ठीक, तो मंदिर किस प्रकार का मंदिर है? आदिवासी देवता का मंदिर है। ठीक है साथियों, इतना आपको पता चल गया। ये किस स्थान में बना है? स्थान से प्रश्न पूछता है किस स्थान में भोरम देव मंदिर स्थित है। तो कवर्धा में तो ये भोरम देव मंदिर स्थित है ही, लेकिन गांव से भी प्रश्न पूछ लिया है कि कौन से गांव में स्थित है। तो देखिए जी, छपरी के ही पास में, छपरी के ही निकट में एक गांव है जिसका नाम है चौरा गांव। छपरी से ही लगा हुआ है चौरा गांव, चौरा गांव। चौरा गांव में यह स्थित है जी। कहां पे है? चौरा गांव में यह स्थित है। ठीक है, जो कि छपरी के निकट में यह स्थित है साथियों। ये जो भोरम देव मंदिर है ये किसके शासन काल में ये बना है जी? तो ये शासन काल किसका है? तो ये गोपाल देव का। किसका है? गोपाल देव के शासन काल में यह बना है। किसके द्वारा यह बनाया गया था? तो द्वारा किसका है जी? तो द्वारा के रूप में आपको याद रखना है लक्ष्मण देव। कौन सा? लक्ष्मण देव याद रखना है जी। ठीक है,
लक्ष्मण देव राय, ये याद रखना है। ये जो शासक बताते हैं गोपाल देव, ये किसके अनुसार हम बता रहे हैं जी? तो पुजारी पाली के जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, कहाँ का? पुजारी पाली का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, पुजारी पाली का शिलालेख प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार शासक कौन है जी? तो शासक है गोपाल देव। लेकिन वहां पे जो प्रतिमा लेख प्राप्त होगा छपरी में ही, कहां पे? छपरी में, छपरी के प्रतिमा लेख में, प्रतिमा लेख में क्या देखने को मिलेगा? लक्ष्मण देव राय देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? लक्ष्मण देव राय देखने को मिलेगा जी। तो किसके द्वारा यह स्थापना किया गया है? लक्ष्मण देव राय के द्वारा। शासनकाल किसका है? गोपाल देव राय का जी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर देखें तो ये जो देखने को मिलेगा, ये किस शैली में यह मंदिर बना है जी? मंदिर का शैली क्या है? तो मंदिर का शैली आपको देखने को मिलेगा नागर शैली। कौन सा शैली? नागर शैली देखने को मिलेगा। कौन सा शैली है जी? नागर शैली, या फिर यह इसे हम लोग कहते हैं चंदेल शैली। कौन सा शैली? चंदेल शैली भी कहते हैं। चंदेल शैली क्या है ये अब बताऊंगा, ठीक है? चंदेल शैली आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो मंदिर बना है, यह किसके समान आपको देखने को मिलेगा? समतुल्य किसका है? किसके समतुल्य है जी? समतुल्य की अगर मैं बात करूं तो ये किसके समतुल्य है? मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में स्थित है, खजुराहो में। मध्य प्रदेश के खजुराहो में, मध्य प्रदेश के खजुराहो में, कहां पे? मध्य प्रदेश के खजुराहो में मंदिर है, शिव मंदिर है। वो उसी के समान हमारे भोरम देव मंदिर है। इस वजह से भोरम देव मंदिर को मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर के समतुल्य होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो कौन है जी? तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है भोरम देव मंदिर। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो कौन है? भोरम देव मंदिर है जी। क्यों है? क्योंकि यह मध्य प्रदेश के खजुराहो से में स्थित मंदिर के समतुल्य होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है साथियों। ठीक है, और ये जो खजुराहो है, भोरम देव है, इसमें कवर्धाम जिले में, कबीरधाम जिले में, कवर्धा में प्रति वर्ष भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भोरम देव, भोरम देव महोत्सव, महोत्सव मनाया जाता है जी। अब ये जो भोरम देव महोत्सव है, इसको मैं पढ़ा चुका हूं, है ना? करेंट अफेयर में भी, और कहां पे? करेंट अफेयर में भी मैं पढ़ा चुका हूं, और छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति के अंतर्गत भी भोरम देव महोत्सव में पढ़ा चुका हूं। तो ये आप लोगों का कमेंट करके बताना है, ये जो भोरम देव महोत्सव है, ये जो भोरम देव महोत्सव है, यह कब हुआ है? कब हुआ है ये आपको बताना है जी। तिथि बताना है भोरम देव महोत्सव, और कौन से क्रम का है, क्या बताना है? कब हुआ है, तिथि को, और क्रम बताना है कि कौन सा क्रम का यह महोत्सव हुआ है, ये बताना है आपको। ठीक है, क्योंकि मैं करंट अफेयर में पढ़ा लिया है, इस वजह से इसको मैं पूछा हूं साथी। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग इतिहास में, और इतिहास की बात करें तो दूसरा शासक आपको याद क्या रखना है जी? अब दूसरा शासक के रूप में आपको याद रखना है सीधे सीधे 23वें शासक के रूप में आपको याद रखना है रामचंद्र देव को। इसे याद रखना है, रामचंद्र देव के बारे में आपको याद रखना है। आपको इतना ही याद रखना है कि इसके अंतर्गत भोरम देव मंदिर के अंतर्गत। ठीक है जी, इतना बहुत है, इतना बहुत जानकारी है साथियों। ठीक है, इतना ही प्रश्न पूछेगा। तो चलिए भाई, हम लोग देखेंगे कौन सा 23वें क्रम का जो शासक हुआ है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, इसको हमें याद रखना है। रामचंद्र देव को हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि रामचंद्र देव के इसलिए याद रखना है क्योंकि इनकी जो शादी होता है, विवाह होता है, इनका जो विवाह होता है रामचंद्र देव का, इनका विवाह होता है कलचुरी, कलचुरी, कलचुरी वंश की राजकुमारी, कलचुरी वंश की राजकुमारी। और उस राजकुमारी का क्या नाम है जी? उस राजकुमारी का नाम आपको देखने को मिलेगा क्या? तो राजकुमारी का नाम आपको देखने को मिलेगा अंबिका देवी। क्या देखने को मिलेगा? अंबिका देवी।
अंबिका देवी। इस अंबिका देवी का विवाह होता है जी। अब ये कलचुरी के क्या थे जी? अधीन था। क्या था? कलचुरियों के अधीन था। इस वजह से ये क्या होंगे? अरे, मेरे मालिक के बेटी के साथ मेरा क्या होगा? विवाह होगा। ये अत्यंत प्रसन्न हो गया, इतना ज्यादा प्रसन्न, इतना ज्यादा खुशी कि अपने विवाह करने के लिए मंडप का जो स्थल होता है, उस स्थल के जहां पे विवाह होगा उसके समक्ष क्या करवाएगा? ये महल बनवाएगा। और उसी महल में मैं शादी करूंगा करके बोलेगा। कौन बोलेगा? रामचंद्र देव बोलेगा। तो सबसे पहला महल कब बनवाएगा जी? 1349 ईस्वी में, 14वीं सदी में आपको देखने को मिलेगा छेरकी महल। क्या देखने को मिलेगा? पहला तो बनाएगा छेरकी महल। छेरकी महल का निर्माण करवाएगा जी। ठीक है, ये क्या करवाएगा? छेरकी महल का निर्माण करवाएगा। और निर्माण भी कहां पे करवाएगा? तो निर्माण ये करवाएगा कहां पे? तो निर्माण ये सन आप लोगों को देखना है 1349 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1349 ईस्वी में, मतलब ये 14वीं सदी में। 14वीं सदी में यह निर्माण करवाएगा साथियों। किस स्थान में यह निर्माण करवाएगा? तो निर्माण की अगर मैं बात कहूं स्थान की, तो स्थान किस स्थान में होगा जी? तो ये होगा चौरा गांव में। कहां पे? चौरा ग्राम में होगा। कहां पे होगा? चौरा ग्राम में आपको देखने को मिलेगा जी, चौरा गांव में। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा जी। ये भोरम देव के निकट में आपको देखने को मिलेगा छेरकी महल जी। ठीक, इतना आपको पता चल गया? जी हाँ साथियों। कौन बनवाते हैं? रामचंद्र देव। ठीक है, संस्थापक कौन है इस छेरकी महल का? रामचंद्र देव। ठीक, इनकी विशेषता क्या है? जब आप जाओगे इस मंदिर के पास, ये मंदिर है ही जी, है ना? ये क्या है? ये मंदिर है जिसमें आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा, उसमें शिवलिंग है। ऐसा नहीं है, जरूर ये क्या था? मंडप था, लेकिन ये क्या है? ये शिव मंदिर है जी, क्योंकि वहां पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा शिवलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के ही आसपास में क्या करेगा? फेरे लेंगे करके ये बनवाया रहता है। लेकिन होता यह है, इस छेरकी महल में, ये जो महल बनवाया 1349 ईस्वी में, यहाँ के मंदिर है, इस मंदिर के चारों तरफ बकरी बंधा हुआ था। इस वजह से बकरी का गंध वहां पे आने लग गया। तो बकरी का गंध आया तो यहाँ क्या कहेगा जी राजा? यहाँ पे मैं थोड़ी ना शादी कर सकता हूँ, यहाँ पे तो गंध आने लग गए हैं। तो नाना, ये ना होना चाहिए, दूसरा महल का निर्माण किया जाए जहां पे हम लोग शादी करेंगे। तो ये वाला गंधक हो जाएगा, गंध आ जाएगा। तो इसके आसपास गंध आने के वजह से, बकरी के गंध आने की वजह से इस महल का नाम पड़ा छेरकी महल। बकरी को क्या कहते हैं जी? छत्तीसगढ़ी में छेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? छेरी कहते हैं। इस वजह से छेरकी महल नाम पड़ा। ये छेरकी महल नाम पड़ा क्यों? क्योंकि बकरी के गंध आने की वजह से। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पे जाओगे तो आपको छेरकी का गंध देखने को नहीं मिलता। ऐसा कहा जाता है कि जब आप मंदिर के पास जाओगे, छेरकी महल के पास जाओगे, तो उसके गर्भगृह से क्या देखने को मिलेगा? छेरकी का गंध देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, हम जाकर वहां देखे हैं, हम कंवर्धा के ही निवासी हैं, तो कंवर्धा हम लोगों को बार बार जाना आना पड़ता है जी। जब भी हम अपसेट होते हैं तो अपने पर्वत वाले वादियों में चले जाते हैं। ठीक है, चिल्फी घाटी चले जाते हैं, और उन्हीं से वापस जब आते हैं तो हम लोग भोरमदेव होते हुए आते हैं जी। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा जाने वाला स्थल है। तो यहाँ पे आपको गंध देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया जी। तो इन्हीं सन में 1349 ईस्वी में दूसरा महल बनवाएगा, दूसरा महल बनवाया जाएगा जी। और ये जो महल होगा ये क्या होगा? मड़वा महल होगा, क्योंकि वहीं पास फेरा लेगा, इस वजह से ये क्या होगा? मड़वा महल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मड़वा, मड़वा महल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मड़वा महल कहलाएगा जी, क्योंकि इसी में फेरा हुआ है, इस वजह से ये क्या होगा? मड़वा महल कहलाएगा। किनका किनका फेरा हुआ है? अंबिका देवी और रामचंद्र देव का। ठीक है जी। और ये किस स्थान में स्थित है? स्थान अगर पूछे तो स्थान आपको याद रखना है छपरी गांव। कहां पे? छपरी, छपरी गांव है जी, छपरी ग्राम है। ठीक है, कहां पे? छपरी ग्राम में है ये जी। यही जो छपरी ग्राम है, इसी में आपको क्या देखने को मिलेगा? मड़वा महल शिलालेख, जिसमें 24 शासकों के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा जी। ठीक है,
ये जो छपरी है में स्थित जो मड़वा महल है, इसके भी क्या देखने को मिलेगा, गर्भगृह देखने को मिलेगा जिसमें शिवलिंग है जी। ये किस प्रकार का मंदिर है, तो यह आदिवासी मंदिर है। क्या है? आदिवासी, आदिवासी मंदिर है जी। क्या है? आदिवासी मंदिर है। ठीक है, क्या है? आदिवासी मंदिर है, जिसका देवता कौन है? दुल्हा देव। दुल्हा देव के नाम से फेमस है जी, दुल्हा देव है। ठीक है जी, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अन्य नाम के रूप में आपको याद रखना है दुल्हा देव मंदिर। ठीक, इसके बाद जो अगला साक्ष्य आप लोग देख लीजिए वो है पचराही। कौन सा है? पचराही जी। ये जो पचराही है यह कवर्धा में स्थित है। कहां पे है? किस जिले पे स्थित है ये पूछेगा, तो जिले कौन सा होगा? कबीरधाम। कबीरधाम में यह स्थित है। ठीक है, ये कौन सा स्थल है? तो यह पुरातात्विक स्थल है। क्या है? पुरातात्विक स्थल है। क्या है? पुरातात्विक स्थल है। इसके अलावा क्या याद रखना है? ये किससे संबंधित है? तो संबंधित के रूप में आपको याद रखना है कौन सा वंश? आपको याद रखना है फड़ी नाग वंश। कौन सा वंश? फड़ी नाग वंश याद रखना है। ठीक है, फड़ी नाग वंशियों का अवशेष आपको देखने को मिलेगा पचराही से, जो कि एक क्या है? पुरातात्विक स्थल है जी। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है अंतिम शासक, जो कि आपको देखने को मिलेगा 24वें शासक के रूप में। और ये जो 24वां शासक होगा जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा क्या? मोनिंग देव। कौन सा है? मोनिंग, मोनिंग देव है जी। कौन सा है? मोनिंग देव है। ये जो मोनिंग देव है इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह फड़ी नाग वंशियों का, फड़ी नाग वंशियों का अंतिम शासक है, अंतिम शासक है। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा क्या याद होना चाहिए? इसके अलावा आपको रायपुर के, रायपुर के कलचुरियों का, कलचुरियों का क्या होगा जी? रायपुर के कलचुरी का आक्रमण होगा, आक्रमण होगा। और आक्रमणकर्ता कौन है जी? आक्रमणकर्ता के रूप में आपको याद रखना है कौन सा? आपको बुक में देखने को मिलेगा रामचंद्र देव। लेकिन रामचंद्र देव नहीं है भाई, वो है ब्रह्मदेव राय है। रामचंद्र देव क्या करेंगे? वो रायपुर शहर बस आएंगे जी। ठीक है, रायपुर शहर बस आएंगे जी। ये क्या करेंगे? ये आक्रमण करेगा सीधे किसके ऊपर? मोनिंग देव के ऊपर। ठीक है, तो ब्रह्मदेव राय, ब्रह्मदेव राय क्या करेंगे? आक्रमण करेगा साथियों। ठीक है, अब ब्रह्मदेव नहीं रहेगा तो क्या लेना है आपको? रामचंद्र देव लेना है, इनके पिताजी को लेना है, मोनिंग देव के ऊपर आक्रमण करने वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर आक्रमण करने के बाद फड़ी नागवंशियों को समाप्त कर देता है। कौन करता है? कलचुरी वंश करता है। तो यहाँ पे कलचुरियों के साथ समकालीन होने की वजह से क्या साक्ष्य मिला है कि युद्ध भी प्रमाण देखने को मिला है। इसके अलावा वैवाहिक संबंध भी देखने को मिले हैं कलचुरी वंशियों का। ठीक है, क्यों करेगा आक्रमण? क्योंकि ये क्या करेंगे जी? कलचुरी वंश की अधीनता अस्वीकार कर देंगे। रामचंद्र देव कर देगा क्योंकि शादी हो गया जी कलचुरियों के राजकुमारी के साथ, इस वजह से वो अधीनता स्वीकार कर देगा, अस्वीकार करेगा। इस वजह से ये क्या करेंगे? इनके ऊपर आक्रमण कर देगा ब्रह्मदेव राय। ठीक है, ये हो गया फड़ी नागवंशियों। इसके अलावा और भी जो कंवर्धा के फड़ी नागवंश हैं उसके अलावा और क्या प्रश्न पूछता है कंवर्धा से ही? तो यहाँ पे रियासत था जी, है ना। कंवर्धा एक देसी रियासत था, तो देसी रियासत था इस वजह से यहाँ पे एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, कंवर्धा पैलेस। क्या पूछते हैं? कंवर्धा पैलेस, जिसे हम लोग बोलते हैं कंवर्धा महल। क्या बोलते हैं? कंवर्धा का महल, कंवर्धा का महल, जिसे हम लोग कंवर्धा पैलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंवर्धा पैलेस, कंवर्धा पैलेस। ठीक है जी, ये जो कंवर्धा पैलेस है ये क्या है? ये एक महल है जी, जिसका डिजाइन, आकृति किसने बनाया था ये पूछता है। कलाकृति किसने किया था ये पूछता है। तो कलाकृति की अगर मैं बात करूं, कलाकृति की अगर मैं बात करूं तो कलाकृति करने वाला जो राजा था उसका नाम क्या था जी? धर्मराज सिंह था। क्या था? धर्मराज सिंह था। क्या था? धर्मराज सिंह था। इन्हें ने ही ये जो महल है इसका डिजाइन तैयार किया था। ठीक है,
और इनसे और क्या प्रश्न पूछेगा, ये जो महल है इससे और पूछेगा क्या, तो इनसे पूछेगा इनके गेट से, प्रवेश गेट को, प्रवेश गेट से प्रश्न पूछा गया था, प्रवेश गेट से। और प्रवेश गेट से क्या पूछेगा जी, प्रवेश गेट जो आप करते हैं वो जो गेट है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो वो नाम क्या है जी, हाथी गेट। क्या है, हाथी गेट, हाथी गेट है जी। ठीक है, क्या है, हाथी गेट है, ये याद रखिएगा। तो फड़ी नागवंश यहाँ पे समाप्त होता है। अगला जो वंश हमें पढ़ना है, ठीक है, आधा घंटा हुआ है, हम आगे पढ़ते हैं कौन सा वंश, आगे हम लोग पढ़ते हैं छिंदक नागवंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे जी, छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश। नागवंश तो पढ़ ही रहे हैं जी, जिसमें से पहला नागवंश हम लोग पढ़े कौन सा, वो पढ़े हम लोग फड़ी नागवंश, और दूसरा नागवंश हम लोग पढ़ रहे हैं वो है बस्तर का छिंदक नागवंश, जिसे हम लोग कहते हैं भ्रमरकोट चक्रकूट का छिंदक नागवंश। ठीक है, तो ये जो शासन अवधि अगर देखने को मिलेगा छिंदक नागवंशियों का, ये आपको शासन काल कब से कब देखने को मिलेगा, तो शासन काल आपको इनका देखने को मिलेगा कब जी, तो शासन अवधि इनका देखने को मिलेगा 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक। कब से कब तक, 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक देखने को मिलेगा। 1324 ईस्वी कहने का मतलब है अन्नम देव के आक्रमण तक ये रहेगा जी। ठीक है, तो छिंदक नागवंशियों का यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा जी, स्थापना देखने को मिलेगा। तो संस्थापक कौन है छिंदक नागवंशियों का, तो संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक के रूप में आपको याद रखना है कौन सा, नृपति, नृपति भूषण। कौन सा, नृपति भूषण। कौन सा याद रखना है जी, नृपति भूषण याद रखना है। ठीक है, इसकी जानकारी हमें देखने को मिलेगा एर्राकोट अभिलेख से। कौन सा, एर्राकोट अभिलेख से देखने को मिलेगा, जो कि एक तेलुगु अभिलेख है। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक कौन है, अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक की अगर मैं बात कहूं तो अंतिम शासक के रूप में आपको याद रखना है हरिश्चंद्र देव। कौन सा याद रखना है, हरिश्चंद्र चंद्र देव याद रखना है। कौन सा याद रखना है, हरिश्चंद्र देव याद रखना है। ये जो हरिश्चंद्र देव है, इनके ही ऊपर अन्नम देव आक्रमण करते हैं 1324 ईस्वी में। ये जानकारी हमें देखने को मिलेगा किसमें, टेमरा, टेमरा सती लेख में, टेमरा सती लेख में देखने को मिलेगा जी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि इसका कौन सा अभिलेख देखने को मिलेगा, ये सब बताऊंगा। ठीक है जी, इसकी राजधानी की अगर मैं बात कहूं तो राजधानी क्या है जी, तो राजधानी के रूप में आपको याद रखना है कौन कौन सा जी, तो राजधानी याद रखना है बारसूल। भो गांव से ये प्रारंभ करता है जी, कहां से, भो ग्राम से प्रारंभ करता है, जिसमें से हमें याद रखना है बारसूर। कौन सा याद रखना है, बारसूर, बारसूर। और बारसूर के अलावा आपको याद रखना है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा याद रखना है। और दंतेवाड़ा के अलावा आपको चक्रकोट, चक्रकोट याद रखना है। चक्रकोट को ही भ्रमरकोट, भ्रमरकोट कहता है था जी। ठीक है, और ये जो चक्रकोट है इसमें कौन शासन कर रहे थे, तो चक्रकोट में आपको शासन करने वाला देखने को मिल जाएगा हरिश्चंद्र की पुत्री, हरिश्चंद्र की पुत्री चमेली देवी। ठीक है, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा जी, चमेली देवी यहाँ पे शासन करते थे। ठीक, तो ये क्या थे इनकी सॉरी राजकुमारी बोल रहा था, राजधानी था, क्या था, राजधानी था। ठीक है जी, आपको पता चल गया। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और इसकी हम लोग क्या देखते हैं, इसके हमें देखने को मिलेगा समकालीन राजा, समकालीन शासक देख लेते हैं, समकालीन शासक, समकालीन वंश देख लेते हैं ना, वंश में और अच्छा रहेगा। समकालीन वंश की अगर मैं बात करूं तो ये किसके समकालीन थे, तो ये कलचुरी के, कलचुरी के क्या थे, समकालीन था। किसके, कलचुरी के समकालीन था। इसके अलावा खिलजी वंश के, खिलजी वंश के क्या थे, खिलजी वंश के समकालीन थे। खिलजी वंश के अलावा सोमवंश जो कलचुरी वाले हैं उसके हैं कलचुरी, कलचुरित हो गया चालुक्य। कौन सा, चालुक्य, चालुक्य के क्या थे जी, चालुक्य के ये समकालीन थे, चालुक्य वंश के। ठीक है, ये आपको याद रखना है जी। क्या क्यों बता रहा हूं ये सब, ये आप लोगों को आगे जाकर पता चलने वाला है। क्यों, क्योंकि ये जो खिलजी वंश है ये चालुक्य के ऊपर आक्रमण कर देगा,
उसी समय। और चालुक्य क्या करेंगे, वारंगल में था, तो वारंगल में है तो वारंगल में आक्रमण करेगा, उसके बाद ये कहाँ पे चले जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ की ओर, इस वजह से इसे मैं पढ़ा दिया। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो इनके और क्या याद रखना है साथियों, तो इनसे और याद रखना है इनके ध्वज से। ध्वज किसे याद रखना है, ध्वज, ध्वज याद रखना जी। इनके जो ध्वज है, छिंदक नागवंशियों को जो ध्वज है, उस ध्वज में आपको देखने को मिलेगा सर्प चिन्ह। क्या देखने को मिलेगा, सर्प चिन्ह, सर्प चिन्ह देखने को मिलेगा। तभी तो ये नागवंश कहलाएंगे जी, तभी तो ये नागवंश कहलाएंगे ना। ठीक है साथ, इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा साथियों, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा राजकीय चिन्ह के अंतर्गत, राजकीय चिन्ह के अंतर्गत आपको देखने को क्या मिलेगा, तो बाघ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बाघ। बाघ के अलावा इसके बच्चे देखने को मिलेगा सावत, सावत। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, तो एरावत देखने को मिलेगा, हाथी, हाथी देखने को मिलेगा एरावत। एरावत के अलावा आपको देखने को मिलेगा कमल। ये सब इनके क्या थे, राजकीय चिन्ह था जी। ठीक है, ये आपको देखने को मिल गया। ये उपाधि धारण करते थे क्या, जी हाँ साथियों, ये उपाधि धारण करते थे। और कौन सी उपाधि धारण करते थे, ये प्रारंभिक जो इनकी राजधानी रहेगा वो भोगवतीपुरी है। वो भोगवतीपुरी कहने का मतलब है भोगांव, दंतेवाड़ा में स्थित एक भोगांव है, जिसी में स्थित है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, भोगवतीपुरी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपाधि, उपाधि ये धारण करते हैं भोगवतीपुरी की, भोगवतीपुरेश्वर, भोगवती पुरेश्वर। ठीक है, भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते हैं जी। ठीक, इतना आपको पता चल गया, ये है जी। और यही इनकी क्या थी, आरंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी थी, जो कि भो गांव से चालू हुआ है जी, दंतेवाड़ा के भो गांव से चालू हुआ है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। और देखिए जी, इनके जो गोत्र थे, क्या था, इनका जो गोत्र है, गोत्र, ये गोत्र है कश्यप, अपने आप को ये कश्यप गोत्र कहते थे। क्या कहते थे, कश्यप, ये कश्यप गोत्र कहते थे जी अपने आप को। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा छिंदक नागवंशियों का। और इनका जो हमें जानकारी देखने को मिलेगा, जानकारी जो प्राप्त होगी, जानकारी जो हमें प्राप्त होगी वो दो भाषाओं में प्राप्त होगा। एक तो तेलुगु में, कहां पे, एक हमें तेलुगु भाषा में देखने को मिलेगा, दूसरा हमें देखने को मिलेगा संस्कृत में, दूसरा हमें संस्कृत भाषा में देखने को मिलेगा। कौन सी भाषा, संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत और तेलुगु में देखने को मिलेगा। ये संस्कृत और तेलुगु कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए जी, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये है हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी छत्तीसगढ़ है ना, ये आपको देखने को मिलेगा क्या, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ये है। ठीक है, यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा एक नदी गुजरती है, और उस नदी का क्या नाम है, उस नदी का नाम है इंद्रावती नदी। कौन सा है, इंद्रावती नदी है ना। और ये जो इंद्रावती नदी है, यह गोदावरी नदी में भोपालपट्टनम में आकर मिल जाती है। कहां पे, गोदावरी के भोपालपट्टनम में आकर मिल जाती है, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। तो इंद्रावती नदी के, किस नदी के, इंद्रावती, ये इंद्रावती नदी है जी। इसके जो उत्तरी क्षेत्र में जो हमें, उत्तरी क्षेत्र में जो हमें शिलालेख, ताम्रपत्र जो भी हमें देखने को मिलेगा छिंदक नागवंशियों का, वो जो देखने को मिलेगा हमें संस्कृत भाषा में। कौन सा, संस्कृत, संस्कृत भाषा में देखने को मिलेगा जी। और जो अभिलेख हमें इंद्रावती नदी के दक्षिण में प्राप्त होगा, वो तेलुगु, तेलुगु भाषा में हमें अभिलेख मिलेगा। क्या मिलेगा, अभिलेख मिलेगा, शिलालेख मिलेगा। इसके अलावा और क्या मिलेगा जी, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ताम्रपत्र, ताम्रपत्र। ये सब आपको किस भाषा में देखने को मिलेगा, तेलुगु भाषा में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है जी। तो चलिए भाई, इस वंश का हम लोग प्रमुख जो शासक हुए हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं, जिसमें से अगर देखें तो प्रमुख शासकों के रूप में आज हमें पढ़ना है 9 शासकों के बारे में, जिसमें से अगर देखें तो राजभूषण, राजभूषण सोमेश्वर देव के पुत्र होते हैं जगदेव भूषण नरसिंह देव।
कौन सा होता है, जगदेव भूषण नरसिंह देव होता है। इसके आगे वाले भी हमें क्या देखने को मिलता है, इसके आगे भी हमें और भी शासक को देखने को मिलता है, लेकिन उनका जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण नहीं मिलता, इस वजह से हम उन सभी को नहीं पढ़ते। सिर्फ और सिर्फ हम लोग छिंदक नागवंशियों के अंतर्गत हम लोग 9 शासक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 9 शासक हैं कौन, उसे हम लोग देखते हैं। तो छिंदक नागवंशियों का कौन सा, छिंदक नागवंशियों का हम क्या देखेंगे जी, वंशक्रम देखेंगे, जिसमें से हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख शासक, प्रमुख शासक। और ये जो प्रमुख शासक है, इसके अंतर्गत अगर देखें तो प्रमुख शासक के अंतर्गत सबसे पहले हमें देखने हैं संस्थापक को। किसे देखना है, संस्थापक को। और संस्थापक का नाम क्या है जी, तो संस्थापक के नाम में आपको याद रखना है एक राजा का नाम, जिसका नाम है नृपति भूषण। कौन सा है, नृपति, नृपति भूषण। और ये संस्थापक है, इसके बारे में जानकारी हमें कहां से देखने को मिलेगा, किस अभिलेख से देखने को मिलेगा, तो ये जानकारी हमें देखने को मिलेगा एर्राकोट अभिलेख से। कहां से, एर्राकोट, एर्राकोट, एर्राकोट अभिलेख से। ये जो एर्राकोट अभिलेख है, ये तेलुगु भाषा में है। ये जो एर्राकोट अभिलेख है, ये किस भाषा में है, तेलुगु भाषा में है जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है नृपति भूषण के बारे में। इसके अलावा आपको याद रखना है ये जो एर्राकोट अभिलेख है, इसमें ये जानकारी देता है कि इसे क्षति भूषण की उपाधि दिया गया है। किसी, क्षति भूषण। ये जो क्षति भूषण है, क्षति भूषण है, ये किसे कहा गया है, किससे संबंधित है, यह अगर प्रश्न पूछेगा तो क्षति भूषण के रूप में आपको याद रखना है। किसे, क्षति भूषण के रूप में आपको याद रखना है नृपति भूषण, जो कि छिंदक नागवंशियों का क्या है जी, छिंदक नागवंशियों का संस्थापक है। ठीक है, ये जो एर्राकोट अभिलेख है, ये किस अभिलेख है जी, ये तेलुगु अभिलेख है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा नृपति भूषण के उत्तराधिकारी, इनके पुत्र देखने को मिलेगा जगदेव भूषण धारावर्ष। कौन सा है जी, जगदेव भूषण धारावर्ष, जगदेव भूषण धारावर्ष। ये जो जगदेव भूषण धारावर्ष है, इसकी जानकारी हमें बहुत सारे शिलालेख हैं, बहुत सारे नहीं कह सकते, बारसूर शिलालेख है ना। तो बारसूर शिलालेख से क्या मिलता है, इनकी जानकारी हमें देखने को मिलता है जगदेव भूषण धारावर्ष की। ठीक है साथियों, तो आपको लिखना है क्या, जगदेव भूषण की जानकारी आपको देखने को मिलेगा बारसूल, बारसूल अभिलेख से देखने को मिलेगा, शिलालेख, शिलालेख से देखने को मिलेगा जी। ठीक है, किससे देखने को मिलेगा, बारसूल शिलालेख से देखने को मिलेगा। ये जो जगदेव भूषण के बाद जो अगला शासक रहेगा, ये इनके बारे में आपको क्या जानकारी मिलेगा, कि इनके बारे में ये जानकारी मिलेगा कि यह क्या थे जी, यह जगदेव भूषण का पुत्र नहीं था। क्या था, ये जगदेव भूषण का पुत्र नहीं था, उनसे संबंधित था, ये हमें जानकारी मिलता है। जो कि अगला शासक बनता है, जब जगदेव भूषण धारावर्ष की मृत्यु होती है, तो उसके पुत्र, बड़े पुत्र थे, उसका नाम क्या था जी, उसका नाम आपको देखने को मिलेगा सोमेश्वर देव। कौन सा देखने को मिलेगा, सोमेश्वर देव देखने को मिलेगा। तो इसका पुत्र कौन होगा, सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव प्रथम। कौन सा है, सोमेश्वर देव प्रथम है जी, ये सर्वाधिक प्रतापी शासक है। ये क्या था, अल्पवयस्क का था, इस वजह से ये क्या करेंगे, इससे पहले कौन शासन करने लग जाएगा, मधुरांतक देव। कौन सा, मधुरांतक देव यहाँ पे शासन करेगा जी, मधुरांतक देव यहाँ पे शासन करेगा। कौन करेगा, मधुरांतक देव शासन करेगा। इसके बारे में ये क्या जानकारी मिलता है, इसके बारे में यह जानकारी देता है कि ये जो मधुरांतक देव है, ये जो मधुरांतक देव है, ये पुत्र नहीं थे जगदेव भूषण के, तो ये क्या थे जी, ये उनसे संबंधित था। इसकी जानकारी हमें देखने को मिलता है, किससे देखने को मिलता है, तो जयपुर ताम्रपत्र से देखने को मिलेगा। किसे, राजपुर ताम्रपत्र से। इसके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलेगा राजपुर, राजपुर ताम्रपत्र, राजपुर ताम्रपत्र में जानकारी देखने को मिलेगा जी। ठीक है, ये जो राजपुर है, ये जो राजपुर है, जो कि भ्रमण कोट कहते हैं, इस भ्रमण कोट का जो मंडल था, उस भ्रमण कोट मंडल में ये मंडलाधीश थे, है ना, मंडलाधिपति थे ये कौन, मधुरांतक देव। ठीक है, और ये जो मधुरांतक देव है, इसके बारे में जानकारी देगा राजपुर ताम्रपत्र में कि
यह मणिकेश्वरी देवी मंदिर में क्या करेगा जी, नर बलि प्रथा को नियमित रूप से चलाने के लिए यह अपनी जो राजधानी है राजपुर, उस राजपुर को यह सौंप देते हैं, राजपुर मंदिर को अर्पित कर देते हैं, अपनी राजधानी को राजपुर मंदिर में अर्पित कर देते हैं। कौन, मधुरांतक देव। इसकी जानकारी हमें राजपुर ताम्रपत्र के माध्यम से जानकारी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कुरुषपाल ताम्रपत्र से हमें देखने को मिलेगा कि ये जो कुरुषपाल ताम्रपत्र है, इसमें सोमेश्वर देव ने मधुरांतक देव की हत्या करने के बाद, मधुरांतक देव की हत्या करने के बाद सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है। ये किससे जानकारी देखने को मिलेगा, ये जानकारी हमें देखने को मिलेगा कुरुषपाल अभिलेख से। किसे, कुरुष, इसे देखने को मिलेगा कुरुषपाल अभिलेख से। इसे देखने को मिलेगा कुरुषपाल अभिलेख से मिलेगा जी। और कुरुषपाल के अलावा किसे, कुरुषपाल के अलावा आपको और क्या देखने को मिलेगा, कुरुषपाल के अलावा और भी अभिलेख है, जिसमें से आपको राजपुर ताम्रपत्र देखने को मिलेगा, राजपुर अभिलेख देखने को मिलेगा। कौन सा अभिलेख, राजपुर अभिलेख देखने को मिलेगा, राजपुर ताम्रपत्र। ठीक है, दोनों में देखने को मिलेगा जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बस में है, राजपुर ताम्रपत्र में भी इसकी जानकारी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कुरुषपाल अभिलेख हो गया, इसके अलावा और भी हमें ताम्र शिलालेख हो गए, जिससे हमें जानकारी देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा नारायण पाल लेख। कौन सा देखने को मिलेगा, नारायण पाल अभिलेख, नारायण पाल अभिलेख। ये जो नारायण पाल अभिलेख है ये बस्तर में ही है ना, ये सभी मैं बस्तर में बता रहा हूँ। तो कुरुषपाल अभिलेख और नारायण पाल अभिलेख में इनकी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा राजपुर अभिलेख में जानकारी भी देखने को मिलेगा। इसमें राजपुर, राजपुर अभिलेख में जानकारी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सोमेश्वर देव की जानकारी हमें कुरुष अभिलेख में देखने को मिलेगा, नारायण पाल अभिलेख में देखने को मिलेगा और राजपुर अभिलेख में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अभिलेख में क्या क्या प्राप्त होगा ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें से पहले शासक के बारे में देख लिए, दूसरे शासक के बारे में देख लिए, तीसरे शासक के बारे में देख लिए, चौथे शासक के बारे में देख लिए। देखिए जी, ये जो नारायण पाल अभिलेख है इसमें युद्धों का वर्णन दिया गया है ना। और राजपुर अभिलेख और कुरुषपाल अभिलेख में ये क्या उल्लेखित है, कुरुषपाल अभिलेख में यह उल्लेखित है कि इनके जो पुत्र होंगे, ये जो सोमेश्वर देव है ये सर्वाधिक प्रतापी था, है ना। तो विरासत में ये जो बड़ा क्षेत्र है उस क्षेत्र को देगा किसे, कन्हर देव को देगा, ये बताता है कुरुषपाल अभिलेख। तो पांचवा शासक के रूप में आपको याद रखना है कन्हर देव, कन्हर देव याद रखना है। कौन सा, कन्हर देव। और कन्हर देव की जानकारी आपको देखने को मिलेगा कहां पे, कुरुषपाल अभिलेख में, नारायण पाल अभिलेख में, राजपुर अभिलेख में, ये सभी जगहों में आपको देखने को मिलेगा जी कन्हर देव के बारे में। ठीक है, ये आपको देखने को मिल गया। अब कन्हर देव की मृत्यु के बाद, कन्हर देव के मृत्यु के बाद जो अगला शासक रहेगा वो कौन रहेगा जी, वो रहेगा कौन, तो वो रहेगा आपको देखने को मिलेगा जय सिंह देव। कौन सा है, जय सिंह देव, जय सिंह देव। ये जो जय सिंह देव है ये छठवें नंबर का क्या रहेगा, शासक रहेगा। और जय सिंह देव की जानकारी हमें देखने को किससे मिलता है, जय सिंह देव की जानकारी हमें देखने को मिलेगा सोनपार। कौन सा, सोनापार, सोनापार अभिलेख से। इसके अलावा आपको देखने को और मिलेगा जी, सोनापार हो गया, सोनार पार, सोना पार नहीं सोनार पार है, ये क्या है, सोनार पाल है। कौन सा है, सोनार पाल अभिलेख देखने को मिलेगा। इसके अलावा केसर पाल अभिलेख, सोनार पाल शिलालेख है, ये क्या है, सोनार पाल, सोनार पाल क्या है, ये शिलालेख है, शिलालेख है। और आपको देखने को मिलेगा अभिलेख जो कि आपको देखने को मिलेगा केसर पाल। कौन सा है, केसर पाल, केसर पाल, ये क्या है, ये है अभिलेख। इसमें इनकी जानकारी आपको देखने को मिलेगा जी, जय सिंह देव की जानकारी देखने को मिलेगा। अगला जो शासक रहेगा जय सिंह देव के बाद जो अगला शासक रहेगा वो कौन रहेगा जी, जिनकी जानकारी आपको कहां से देखने को मिलेगा, आपको जानकारी देखने को मिलेगा गंग महादेवी की बारसुल शिलालेख से, गंग महादेव की बारसुल शिलालेख से देखने को मिलेगा, जिसका नाम आपको बताएगा राजभूषण सोमेश्वर देव। क्या बताएगा, राजभूषण, राजभूषण सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव द्वितीय बताएगा।
किसमें बताएगा? बारसूल शिलालेख में, बारसूल शिलालेख में। ठीक है जी, ये आपको बताएगा राजभूषण सोमेश्वर देव के बारे में। इसके बाद जो अगला शासक है, वो जो 8वें नंबर का शासक आपको याद रखना है, वो 8वें नंबर का शासक के रूप में आपको कौन सा याद रखना है? तो वो याद रखना है आपको जगदेव भूषण नरसिंह देव। कौन सा? जगदेव भूषण नरसिंह देव को याद रखना है जी। जगदेव भूषण नरसिंह देव, नरसिंह देव, इसको याद रखना है। और जगदेव भूषण नरसिंह देव के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगा जतनपाल। कौन सा है? जतनपाल। ये जानकारी आपको देखने को मिलेगा जतनपाल, जतनपाल शिलालेख से। कहां से? जतनपाल शिलालेख से देखने को मिलेगा। ठीक है, जतनपाल शिलालेख। इसके अलावा और भी आपको देखने को मिलेगा जो दंतेवाड़ा में स्तंभ लेख है, उसमें भी इनके बारे में देखने को मिलेगा। दूसरा साक्ष्य देखने को मिलेगा कहां से? दंतेवाड़ा के, दंतेवाड़ा का स्तंभ लेख, इसमें आपको देखने को मिलेगा जी। इसके अलावा भी एक और साक्ष्य देखने को मिलेगा, भैरमगढ़ शिलालेख। कौन सा? भैरमगढ़, भैरमगढ़ शिलालेख। इसमें आपको जानकारी देखने को मिलेगा नरसिंह देव के बारे में। ठीक है जी, ये है जी। इसके बाद वाला जो शासक रहेंगे उसके बारे में जानकारी तो मिलता है, लेकिन क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी नहीं मिलती। इस वजह से अगला जो हम लोग शासक पढ़ते हैं वो सीधा सीधा हम लोग अंतिम शासक के रूप में हरिश्चंद्र को पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं? हरिश्चंद्र को पढ़ते हैं। तो 9वां शासक आप लोग याद रख लीजिए, हरिश्चंद्र। कौन सा है? हरिश्चंद्र, याद रख लीजिए। ये जो हरिश्चंद्र है ये क्या है जी? अंतिम शासक है, जिसकी जानकारी आपको टेमरा, टेमरा सती लेख में मिलेगा। सती लेख, टेमरा सती लेख में प्राप्त होगा। ये जो टेमरा सती लेख है ये कहां से देखने को मिलेगा जी? ये आपको देखने को मिलेगा टेमरा में। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा जी। तो ये क्या है जी? अंतिम शासक है। क्या है? अंतिम शासक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब आते हैं हम लोग कहां पे? ये जो 9 शासक हैं इसके बारे में हम लोग शासन के तो पढ़े ही पढ़े हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग बेसिक जानकारी भी लेते हुए आए हैं कि जो छिंदक नागवंशीय हैं उनके जो संस्थापक हैं वो है नृपति भूषण। कौन है? नृपति भूषण, जिनका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा अभिलेखों में क्षिति भूषण के नाम से। कौन सा? क्षति भूषण के नाम से देखने को मिलेगा। चलिए भाई, आते हैं हम लोग यहाँ पे। कौन सा है? क्षति भूषण के नाम से आपको देखने को मिलेगा। कौन सा है? क्षिति भूषण के नाम से उल्लेखित देखने को मिलेगा, जो कि एर्राकोट अभिलेख में देखने को मिलेगा। पहला शासक देखने को मिलेगा। दूसरा शासक है जगदेव भूषण धारावर्ष, जिसकी जानकारी हमें बारसूर शिलालेख से देखने को मिलेगा। किससे जानकारी देखने को मिलेगा? बारसूर शिलालेख से जानकारी मिलेगा, जिसमें ये बताएंगे इनकी जो राजधानी है वो बारसूल में है। कहां पे है? बारसूल में है। चलिए भाई, अब आते हैं हम लोग कहां पे? जगदेव भूषण धारावर्ष, जगदेव भूषण धारावर्ष। ये जो जगदेव भूषण धारावर्ष है यह अपने वंश का दूसरा शासक है। क्या है? अपने वंश का दूसरा शासक है, जिनकी शासन काल अगर देखे तो शासन काल, चलिए शासन काल को छोड़ दीजिए, कितने के शासन काल आपको याद रखना है, जिसका महत्वपूर्ण है उसका हम लोग याद रखना है। ठीक है, तो इनकी जो राजधानी है ये अगर देखे तो राजधानी की अगर मैं बात करूं तो इनकी राजधानी आपको देखने को मिलेगा कहां पे? इनकी राजधानी देखने को मिलेगा बारसूल में। कहां पे? बारसूल में, बारसूल में देखने को मिलेगा जी। ठीक, और इसकी जो जानकारी है, जगदेव भूषण की जो जानकारी है, जो हम पढ़ते हैं, पढ़ने का जो स्रोत है वो क्या है जी? वो है बारसूल शिलालेख। बारसूल शिलालेख है। कौन सा है? बारसूल शिलालेख है। ठीक, जिसमें ये बताते हैं, बारसूल शिलालेख में ये बताते हैं कि इन्होंने जो निर्माण कार्य किए हैं उसमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए हैं जी। कौन कौन सा निर्माण कार्य ये करेंगे? तो फिर ये जो निर्माण कार्य है इसमें निर्माण कार्य के अंतर्गत जो निर्माण करेंगे उसमें अगर देखें तो सबसे पहला चंद्रादित्य तालाब का निर्माण करेंगे।
कौन सा? चंद्रादित्य तालाब का निर्माण करवाएंगे जी। पहला है चंद्रादित्य, चंद्रादित्य तालाब। ठीक है, क्या करेंगे? चंद्रादित्य तालाब का निर्माण करवाएंगे। ये जो चंद्रादित्य तालाब का निर्माण करवाएंगे वो अपने सामंत, कौन है जी इनके सामंत? जगदेव भूषण का सामंत है। सामंत का नाम क्या है? चंद्रादित्य है। कौन सा है? चंद्रादित्य है। ये जो चंद्रादित्य है इसी के ही द्वारा क्या बनवाएंगे? तालाब बनवाएगा। क्या बनवाएगा? तालाब बनवाएगा, विशाल तालाब है ये। ठीक है, और इसके बाद अगला जो क्या बनवाएगा जी, इसके अलावा चंद्रादित्येश्वर मंदिर का निर्माण करवाएंगे। क्या करेंगे? चंद्रादित्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? चंद्रादित्येश्वर मंदिर कहेंगे। क्या कहेंगे? चंद्रादित्येश्वर मंदिर कहेंगे। ठीक है जी, इनका निर्माण करवाएगा, दोनों का निर्माण करवाएंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा बारसूल में मामा भांजा मंदिर। ठीक है, कौन सा देखने को मिलेगा? बारसूल में मामा भांजा मंदिर, मामा भांजा मंदिर। वैसे तो इनका स्थापक दूसरा देखने को मिलता है, मामा भांजा मंदिर। और इसके अलावा आपको चौथे नंबर पे आपको याद रखना है विशाल, विशाल गणेश प्रतिमा, विशाल गणेश, गणेश प्रतिमा, ये याद रखना है। लेकिन इसी के ही अंतर्गत आपको देखने को मिला है, इस वजह से मैं इसको बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा और क्या याद रखना है जी? तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि ये जो धारावर्ष है, ये जो धारावर्ष की जब मृत्यु होती है तो यहाँ पे इसके संबंधी मधुरांतक देव यहाँ पे क्या कर लेते हैं? शासन अपने हाथ में ले लेते हैं। और जो इनके पुत्र थे सोमेश्वर देव, उसको सत्ता से बाहर कर देते हैं जी। ठीक है, तो सत्ता का हस्तांतरण हो गया, मधुरांतक देव के पास आ गया। तो कुछ समय के लिए मधुरांतक देव क्या करेंगे? शासन करेंगे जी। और मधुरांतक देव क्या करेंगे जी? शासन करेंगे, जिसकी जानकारी हमें राजपुर ताम्रपत्र से जानकारी देखने को मिलता है। ये जो राजपुर ताम्रपत्र है इसमें ये जानकारी देगा, वो मधुरांतक देव के बारे में जानकारी देगा, जिसमें ये बताते हैं ये जो मधुरांतक देव होंगे ना, वो उनकी राजधानी क्या होगी? इनकी राजधानी जो होगी वो होगा क्या? तो मधुरांतक देव की राजधानी आपको देखने को मिलेगा राजपुर। क्या देखने को मिलेगा जी? राजपुर देखने को मिलेगा। मधुरांतक देव, इसकी जो राजधानी है, ये जो राजधानी है ये क्या है? राजधानी आपको देखने को मिलेगा राजपुर। कौन सा है? राजपुर है। ये जो राजपुर है यही क्या है? भ्रमरकोट है, भ्रमरकोट है। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान का जगदलपुर है। क्या है? वर्तमान का अभी जगदलपुर है। ठीक, तो आप लोगों को एक ताम्रपत्र मिला है, जिस ताम्रपत्र का नाम क्या है? राजपुर ताम्रपत्र, जिसमें जानकारी देखने को मिलेगा। जानकारी क्या है? जानकारी हमें प्राप्त होता है राजपुर, राजपुर ताम्रपत्र से। किससे मिलता है? राजपुर ताम्रपत्र से जानकारी देखने को मिलता है, जो कि शक संवत लिखाया रहता है। और शक संवत कितना? 987। कौन सा? 987 संवत लिखाया रहता है। इसमें 78 को आप जोड़ दोगे तो आपका ये जो एडी है, ईस्वी है, वो आ जाएगा, जो कि आपको वर्तमान समय आपको देखने को मिल जाएगा 1065 ईस्वी। कितना है? 1065 ईस्वी में यह रायपुर ताम्रपत्र जारी हुए हैं, राजपुर ताम्रपत्र जारी हुए हैं, जिसमें यह बताते हैं कि मैं मधुरांतक देव मणिकेश्वरी देवी का भक्त हूं। ये भी कहता है ना? ये मैं मणिकेश्वरी देवी के मंदिर में, इसके मणिकेश्वरी, मणिकेश्वरी मंदिर में जो नर बलि प्रथा है, कौन सा है? नर बलि जो प्रथा है, नर बलि जो प्रथा है, इसको नियमित करने के लिए, निरंतर चलाने के लिए, क्या करने के लिए? नियमित करने के लिए, नियमित करने के लिए क्या करेगा जी? नियमित करने के लिए ये क्या करेंगे? अपनी जो राजधानी है, राजधानी जो है, राजधानी को क्या करेंगे? दान में दे देंगे। क्या करेंगे? दान में मणिकेश्वरी मंदिर को दे देंगे जी, राजपुर मंदिर को
अर्पित कर देंगे। क्या कर देंगे? राजधानी को दान में राजपुर मंदिर को राजपुर मंदिर को अर्पित कर देंगे जी। क्या कर देंगे? अर्पित कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो राजपुर मंदिर को अर्पित कौन कर रहा है जी? राजपुर मंदिर को अर्पित कर रहा है मधुरांतक देव कर रहे हैं जी। ठीक है, तो पहली बार नल बलि प्रथा का क्या मिला? यहाँ पे साक्ष्य मिला है जी। नर बलि प्रथा है क्या? तो ये जो नर बलि प्रथा है, नर बलि जो प्रथा है, इसके बारे में अगर देखें तो नर नर का बलि नर का बलि आपको देना पड़ेगा। नर का बलि आपको देखना पड़ेगा कहां पे? मणिकेश्वरी देवी में। कहां पे? मणिकेश्वरी देवी में। इस मणिकेश्वरी देवी का जो मंदिर है, इस मणिकेश्वरी देवी का जो मंदिर है, वहां पे क्या देता है जी? नर बलि देता था। जिसका शादी नहीं हुआ है ना, उसको, ना ही बच्चे को, ना ही पुरुष को, जो शादी नहीं हुआ है उसको नर बलि देता था, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिया। मेरिया कहते थे जी। क्या कहते हैं? मेरिया कहते हैं। जो नर है, जो बलि देने वाला है, उस नर को क्या कहते हैं? मेरिया कहते हैं। इसमें मेरिया विद्रोह भी होगा। आप लोगों को जब नर बलि प्रथा पर जब रोक लगेगी तो मेरिया विद्रोह करेगा। तो हम लोग मेरिया विद्रोह को हम लोग पढ़ेंगे काकतीय वंश के अंतर्गत। ठीक है जी, तो ये है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो राज ये दान में दे दिया, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। इसके अलावा और क्या जानकारी मिलती है मधुरांतक देव के बारे में? तो इसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगा कुरुषपाल कुरुषपाल शिलालेख में। कहां पे देखने को मिलेगा? कुरुषपाल शिलालेख में देखने को मिलेगा, जिसमें ये बोलेंगे कि सोमेश्वर देव ने मधुरांतक देव को क्या किया? आक्रमण किया। मधुरांतक देव के ऊपर आक्रमण किया और इसे पराजित करने के बाद सत्ता कौन संभालेगा जी? सत्ता संभालेगा, अपने भाग दौड़ में ले लेगा सोमेश्वर देव। और सोमेश्वर देव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है छिंदक नागवंशियों में से। इस वजह से सोमेश्वर देव को आपको याद रखना है, सोमेश्वर देव प्रथम। इसे सोमेश्वर देव प्रथम के रूप में आपको याद रखना है। ये क्या है? ये जगदेव भूषण धारावर्ष का बड़ा पुत्र है जी। ठीक है, जिसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगा कहां से? तो इनकी जानकारी आपको देखने को मिलेगा कुरुषपाल अभिलेख से। कहां से? कुरुषपाल कुरुषपाल अभिलेख। कुरुषपाल अभिलेख। इसके अलावा आपको राजपुर अभिलेख। इसके अलावा आपको नारायण पाल अभिलेख, इससे आपको जानकारी देखने को मिलेगा जी। ठीक है, और ये मिलेगा, ये जो जानकारी है कुरुषपाल के अनुसार, ये जब जानकारी है इसमें क्या करते हैं? ये उपाधि धारण करते हैं जी। और इसकी जो उपाधि है वो क्या है जी? महा महाराजा धीराज की। कहा? महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की। कौन से? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेगा। इसके अलावा भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण तो करता है, इसके अलावा परम भट्टारक की उपाधि धारण करेगा, परमेश्वर की उपाधि धारण करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर, इसकी उपाधि धारण करेगा। इसके अलावा भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करेगा। क्या? भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करेगा। किसकी? भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करेगा। ठीक है, ये आपको जानकारी देखने को मिलेगा जी। ठीक, ये क्या करेंगे? इसकी जो युद्ध है, युद्ध का प्रमाण देखने को मिलेगा। और युद्ध का प्रमाण देखने को मिलेगा, पहला आपको देखने को मिलेगा कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार। किसके अनुसार? कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार ये जानकारी मिलेगा। ये जो कुरुषपाल अभिलेख है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा क्या जी? इन्होंने मधुरांतक देव के ऊपर आक्रमण किया है जी। ये जानकारी कहां से दिलेगा? ये कुरुषपाल के अनुसार देखने को मिलेगा। ठीक, ये पहला।
इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा और भी युद्ध देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको कलचुरी कलचुरी वंश के पृथ्वी, इसमें पृथ्वी देव प्रथम को पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित कर देता है। किसके ऊपर? पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित कर देता है जी। कौन जी? सोमेश्वर देव। इसके अलावा और देखने को मिलेगा उत्कल के सोमवंशीय, और इस सोमवंशी का नाम क्या है जी? इस सोमवंशी का नाम आपको देखने को मिलेगा, जो अंतिम रहेगा वो है उद्धोत केसरी। कौन सा रहेगा? उद्धोत केसरी, ये है, इसको पराजित करेगा। इसके अलावा सिरपुर के पांडु सिरपुर के पांडु वंश के ऊपर आक्रमण करेगा जी। ठीक है, तो ये सब आक्रमण को बारे में आप लोगों को जानकारी दिया है जाता है, जिसमें से सबसे ज्यादा छिंदक नागवंशियों में से सबसे ज्यादा प्रतापी था वो है सोमेश्वर देव प्रथम। और संपूर्ण क्षेत्र को जीतने के बाद, जो आसपास क्षेत्र है उसको जीतने के बाद ये बताता है कि इन्होंने 6,96,000 ग्रामों को जीत लिया था। कितना? 6,96,000 ग्रामों को, क्या है? ग्रामों को जीत लिया था, और इनको जीतने के बाद ये उपाधि धारण किया था। ठीक है, और इनके ऊपर सोमेश्वर देव के ऊपर एक आक्रमण कर देगा भी कलचुरी वंश का, क्योंकि उनके पिता के ऊपर पृथ्वी देव प्रथम के ऊपर आक्रमण किया सोमेश्वर देव, तो इनका बदला ले लेगा। सोमेश्वर देव के ऊपर आक्रमण कर देगा जाजल्य देव। कौन करेगा जी? जाजल्य देव करेगा। और ये जो जाजल्य देव है ये कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जाजल्य देव प्रथम। कौन सा है? जाजल्य देव प्रथम। ये आक्रमण कर देगा किसके ऊपर? सोमेश्वर देव के ऊपर आक्रमण कर देगा। ठीक है जी, और जब सोमेश्वर देव के ऊपर आक्रमण करेगा, तब इनके ऊपर आक्रमण करने के बाद इनके सभी जो रानी था, सेना था, मंत्री था, इनकी माता, सभी को बंदी बनाकर लेगा जा रहा था। जब ले रहा था तब क्या करेंगे जी? अपने साथ जब ले रहा था तब इनकी माता, सोमेश्वर देव की माता का नाम याद रखिएगा, सोमेश्वर देव की माता, और इनकी माता का नाम क्या था जी? गुंड महादेवी था। क्या था? गुंड महादेवी था। और ये जो गुंड महादेवी है, इन्हीं के ही आग्रह पर, क्या है? इन्हीं के ही आग्रह करते हैं। किसके साथ आग्रह करते हैं? जाजल्य देव को आग्रह करते हैं, क्या करते हैं? आग्रह कि हमें छोड़ दीजिए, हमें जो बंदी बनाया है उसे छोड़ दीजिए करके बोलते हैं। तो उसके अनुरोध पर, गुंड महादेवी के आग्रह पर, अनुरोध पर जाजल्य देव क्या करते हैं? सोमेश्वर देव और उनकी पत्नियां, उनकी रानियां, मंत्रियां, सेना को, सभी को बंदी बना लिया था, उससे मुक्त करते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं जी? इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, जिनकी जानकारी आपको देखने को मिलेगा नारायण पाल लेख में। किसमें देखने को मिलेगा? नारायण पाल अभिलेख में देखने को मिलेगा, ये जो आक्रमण है इसके बारे में। मधुरांतक देव के बारे में कुरुषपाल राजपुर ताम्रपत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये था सोमेश्वर देव के बारे में जी। ठीक है, और सोमेश्वर देव के बारे में यह भी जानकारी देखने को मिलेगा कि ये जो सोमेश्वर देव होंगे ये बहुत सारे निर्माण करवाएंगे, जिसमें से निर्माण में आपको दो महत्वपूर्ण निर्माण याद रखना है। एक तो याद रखना है आपको स्थापत्य कला के अंतर्गत, पहला जो याद रखना है वो है नारायण पाल का विष्णु मंदिर। तो ये है विष्णु मंदिर है जी। और विष्णु मंदिर कहाँ का है? नारायण पाल का है, नारायण पाल का विष्णु मंदिर है। किस स्थान पर है? नारायण पाल में है। ये अपने माता को समर्पित कर दिया है जी, सोमेश्वर देव ने अपनी माता को समर्पित कर दिया है विष्णु मंदिर को नारायण पाल मंदिर में, जो कि कहां पे है? बस्तर में है। दूसरा आपको याद रखना है बत्तीसा मंदिर। कौन सा? बत्तीसा मंदिर याद रखना है। ये जो बत्तीसा मंदिर है ये कहां पे स्थित है? बारसूल पे स्थित है। कहां पे है? बारसूल पे स्थित है, बारसूल पे स्थित है। और बारसूल कहां पे है? दंतेवाड़ा पे स्थित है। कहां पे है? दंतेवाड़ा पे स्थित है जी। ठीक है,
ये जो बारसूर में 32वां मंदिर है, ये नामकरण किसके अनुसार हुआ है? ये 32 खंभों में टिका हुआ है। किसमें? 32 खंभों में। 32 खंभों में टिका होने की वजह से, इस 32 खंभे होने की वजह से इसे 32वां मंदिर कहा गया है। ठीक है, इसी के ही कारण 32वां मंदिर का नामकरण पड़ा है जी। जिसका निर्माण किसके काल में हुआ है? ये सोमेश्वर देव के काल में हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो अगला जो शासक रहेगा, जिसकी जानकारी हमें देखने को मिलेगा जी कुरुषपाल अभिलेख में, जो कहाएगा ये जो कन्हर देव है, यह कन्हर देव, यह सोमेश्वर देव प्रथम का क्या है? पुत्र है। जिसकी जानकारी हमें किससे देखने को मिलेगा जी? जानकारी हमें देखने को मिलेगा कुरुषपाल अभिलेख से। किसे? कुरुषपाल कुरुषपाल अभिलेख से। इसके अलावा नारायण पाल अभिलेख से, इसके अलावा राजपुर अभिलेख से, राजपुर अभिलेख से, इनसे यह जानकारी देखने को मिलता है कि इन्होंने इन्होंने क्या किया है जी? इन्होंने विरासत में सोमेश्वर देव के जो इतने बड़े विरासत हैं, 6,96,000 गांव, उस विरासत को किसको मिल जाता है? कन्हर देव को मिल जाता है। तो सोमेश्वर देव के विरासत को विरासत विरासत को किसको मिल जाता है? कन्हर देव को मिल जाता है। यह उल्लेखित है जी। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा नारायण पाल अभिलेख और पुरुषपाल अभिलेख और राजपुर ताम्रपत्र में। ठीक है, जो कि गुंड महादेवी द्वारा निर्मित है। नारायण पाल अभिलेख किसके काल में? सोमेश्वर देव के काल में। ठीक है जी, इतना आपको पता चलना है। इसके बाद जो अगला शासक रहेगा, वो अगला शासक के रूप में आपको याद रखना है कौन सा? आपको कन्हर देव के बाद आपको याद रखना है जय सिंह देव। कौन सा? जय सिंह देव याद रखना है। जय सिंह देव। ये जो जय सिंह देव है, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो जय सिंह देव है, यह कन्हर देव प्रथम की मृत्यु के पश्चात यह शासन किया है जी जय सिंह देव। इसके बारे में जानकारी देखने को मिला है। और जानकारी भी कहां से हमें देखने को मिलेगा? सोनारपाल शिलालेख से। कहां पे? सोनारपाल शिलालेख से। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा और कहां से? केसरपाल अभिलेख। कहां से? केसरपाल अभिलेख से। केसरपाल अभिलेख से भी यह जानकारी हमें देखने को मिलता है जय सिंह देव के बारे में। ठीक है जी, ये आपको बस याद रखना है। इसके बाद जो अगला शासक रहेगा, उसे हमें याद रखना है जी। अब जय सिंह देव के बाद कौन शासक रहता है, कौन शासन बनता है जी? तो जय सिंह देव के बाद जो शासक बनेगा, वो कौन बनेगा? राजभूषण राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। कौन बनेगा? राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय बनेगा जी। ठीक, कौन बनेगा? राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय कौन रहेगा? राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय रहेगा। इसके बारे में क्या जानकारी मिलता है जी? तो इसके बारे में जानकारी मिलता है गंग महादेवी की। किसके बारे में? गंग महादेवी के जो शिलालेख है बारसूर में जो स्थित है, बारसूर शिलालेख, उसमें इसकी जानकारी देखने को मिलते हैं। गंग महादेवी की बारसूल बारसूल शिलालेख में इसकी जानकारी मिलता है। ठीक है भाई, इतना जानकारी प्राप्त हुआ। अब जो अगला शासक रहेगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा कौन सा? नरसिंह देव, जगदेव भूषण नरसिंह देव। ठीक है जी, 8वें नंबर का शासक याद रखिए, जगदेव जगदेव भूषण जगदेव भूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। कौन सा याद रखना है? जगदेव भूषण सोमेश्वर देव द्वितीय याद रखना है। ठीक है, जगदेव भूषण सोमेश्वर देव द्वितीय तो ये लोग पढ़ लिए हैं। तो कौन सा? जगदेव भूषण नरसिंह देव। जगदेव भूषण नरसिंह देव को याद रखना है। सॉरी, किसे याद रखना है? जगदेव भूषण नरसिंह नरसिंह देव को याद रखना है। अब नरसिंह देव के बारे में हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है जी? ये जो जानकारी आपको देखने को मिलेगा, ये जतनपाल, कौन सा? जतनपाल शिलालेख से आपको देखने को मिलेगा जी। जतनपाल शिलालेख से।
इसके अलावा आपको और भी शिलालेख हैं जिसके अंतर्गत आपको जानकारी देखने को मिलेगा जी, है ना। भैरवगढ़ शिलालेख, कौन सा, भैरवगढ़ शिलालेख। इसके अलावा एक स्तंभ लेख है जी, उस स्तंभ लेख का नाम कहाँ पे है, दंतेवाड़ा का, दंतेवाड़ा का स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, इसमें इसकी जानकारी देखने को मिलता है। तो जतनपाल शिलालेख में क्या जानकारी मिलते हैं जी, कि इन्होंने सोमेश्वर देव द्वितीय के बाद, जब राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय के बाद शासन किया है, ये जानकारी मिलता है जतनपाल शिलालेख के अनुसार। ठीक, इसके बाद ये भी दंतेवाड़ा शिलालेख में भी वही देखने को मिलेगा। भैरवगढ़, ये जो भैरवगढ़ शिलालेख है इसमें क्या जानकारी देखने को मिलेगा, कि इसमें ये बताएंगे कि यह मणिकेश्वरी देवी का, मणिकेश्वरी देवी का ये क्या है, बहुत बड़ा भक्त है। ये जानकारी बताएगा जी, किसमें, भैरवगढ़ शिलालेख में ये बताएगा मणिकेश्वरी देवी का ये बहुत बड़ा भक्त है करके बताएगा। ठीक, ये आपको जानकारी देखने को मिलेगा। और इसके बाद जगदेव भूषण नरसिंह देव के बाद आपको ये अगले शासक के बारे में विस्तार से जानकारी देखने को नहीं मिलता, इस वजह से हम लोग सीधा सीधा अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को पढ़ते हैं। कौन से देव को, हरिश्चंद्र देव को, हरिश्चंद्र देव को पढ़ते हैं जी। ये जो हरिश्चंद्र देव है यह छिंदक नागवंशियों का अंतिम शासक है। क्या है, अंतिम शासक है जी। ठीक, इसके अलावा हमें क्या जानकारी मिलते हैं, इसकी जो जानकारी है ये हमें देखने को मिलता है टेमरा सती लेख से, टेमरा सती लेख से जानकारी देखने को मिलेगा, जिसमें ये क्या देखने को मिलता है, जब ये जो हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र है, इनकी मृत्यु होती है, कब होती है जी, 1324 में, 1324 में इसकी मृत्यु आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मृत्यु, मृत्यु आपको देखने को मिलेगा जी। तब इनकी जो पत्नी है, पत्नी है वो क्या हो जाती है, सती हो जाती है, इस वजह से इसका उल्लेख टेमरा सती लेख में देखने को मिलेगा। तो इनकी जो मृत्यु है ये क्यों होती है, तो इनका मृत्यु आपको देखने को मिलेगा इन्हीं के ही शासन काल में, इन्हीं के ही शासन काल में खिलजी वंश, खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी था, तो उनका आक्रमण कहां पे होता है, 1309 में, 1309 में कहा होता है, वारंगल में, वारंगल में होता है। और वारंगल कहां पे है, तेलंगाना में है, कहां पे है, तेलंगाना पे स्थित है जी। तो यहाँ पे होता है 1309 में। उसके बाद तुगलक वंश का आक्रमण होता है, तुगलक वंश का आक्रमण होता है जी। और तुगलक वंश के बाद और किसका आक्रमण हो जाता है, खिज्र खा का हो जाता है, किसका हो जाता है, खिज्र खा का हो जाता है। तो एक सीक्वेंस में क्या होता है, यहाँ पे आक्रमण 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 होते रहते हैं, जिसमें से गयासुद्दीन तुगलक कब आक्रमण करते हैं जी, गयासुद्दीन तुगलक आक्रमण कर देते हैं 1321 में, कब करते हैं, 1321 में कर देते हैं। उसके बाद खिज्र खा है, खिज्र खा है, शायद लग रहा है खिज्र खा तो नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1324 में जूना खा, कौन है, जौना खा, खिज्र खा नहीं है, जौना खा, जौना खा आक्रमण करेगा कब, जौना खा आक्रमण करेगा 1324 में, 1324 ईस्वी में आक्रमण करेगा। जब 1324 में ईस्वी में आक्रमण करेगा तब ये कहां पे किसके ऊपर आक्रमण करेगा जी, तो उस समय राजा कौन था, प्रताप रुद्र देव, कौन सा था, प्रताप, प्रताप रुद्र देव था, प्रताप रुद्र देव था, इसके ऊपर आक्रमण करते हैं, रुद्रदेव के ऊपर, प्रताप रुद्रदेव के ऊपर। इन्हीं का ही भाई और बहन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से भाई का नाम है अन्नम देव, अन्नम देव है जी, और इसकी बहन का नाम है रेला देवी, कौन सा है, रेला देवी है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हमारे ऊपर आक्रमण हो ही रहा है, हो ही रहा है, तो क्या करेंगे, आक्रमण जब हो ही रहा है तो हम क्या करते हैं जी, अपनी कुल देवी, और इनकी कुल देवी जो है वो कौन है, दंतेश्वरी देवी, मणिकेश्वरी देवी है। तो ये अपनी देवी का क्या करेंगे, आराध्य देवी की आराधना करेंगे। जब ये आराध्य देवी की आराधना करेंगे तब आराध्य देवी इनके सामने प्रकट होगी, तब ये क्या कहेंगे, हे माता हमें कुछ उपाय दीजिए कि हम किस ओर जाएं, हमारे ऊपर आक्रमण होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो वो सलाह देते हैं, आराध्य देवी सलाह देते हैं कि तुम लोग यहां से छोड़कर आगे बढ़ जाओ। कौन कहता है, देवी कहती है जी। तो प्रताप रुद्र देव वहीं पास रह जाता है, रेला देवी और अपनी बहन
सॉरी रेला देवी और अन्नम देव दोनों मिलकर कहां पे चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके पाछे पाछे आऊंगा और आपके पाछे पाछे आऊंगा, जिसमें आप लोगों को जहां पे भी पलट कर नहीं देखना है, जहां पे आप लोग पलट के देखोगे वहां पे मैं स्थिर हो जाऊंगा, वहीं पास मैं विराज हो जाऊंगा। कौन कहता है, आराध्य देवी कहता है। तो आराध्य देवी इनके आगे आगे कौन चल रहा है, अन्नम देव और उनकी सेना चल रही है जी। क्यों, क्योंकि ये जो आक्रमण होगा मलिक काफूर का, तो इसमें क्या करते हैं, ये आत्मसमर्पित कर देते हैं। गयासुद्दीन आक्रमण करते हैं, फिर आत्मसमर्पित, चैनौ खान करते हैं, फिर आत्मसमर्पित कर, इससे रुष्ट हो जाते हैं कौन, अन्नम देव। और अन्नम देव क्या करेंगे, अब मैं आगे बढ़ूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, कह देता है प्रताप रुद्र देव को। उसके बाद ये क्या करेंगे जी, अपने आराध्य देवी को लेकर ये चले जाएंगे। जब छत्तीसगढ़ में आएंगे, कहां पे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जी कुछ इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ स्थित है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको तेलंगाना बॉर्डर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, तेलंगाना बॉर्डर। और यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे है वारंगल। क्या है, वारंगल है, ठीक है। ये जो वारंगल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चालुक्य वंश है। क्या है, चालुक्य, चालुक्य वंश है। और चालुक्य वंश में कौन है जी, यहाँ पे है प्रताप रुद्र देव, अन्नम देव, अन्नम देव है। और ये क्या करेंगे जी, ये गोदावरी नदी पार करके, कौन सी नदी पार करके, ये गोदावरी नदी पार करके यहाँ पे, ठीक है, ये गोदावरी नदी को पार कर लेंगे। और गोदावरी नदी को पार करने के बाद यहाँ पे पहुंच जाएंगे, कहां पे, भोपालपट्टनम। कहां पे है, यहीं पास तो है भोपालपट्टनम, ठीक है। तो ये भोपालपट्टनम पहुंच जाएंगे और भोपालपट्टनम को जीत लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, भोपालपट्टनम को, भोपाल पट्टनम को क्या कर लेंगे, ये जीत जाएंगे। अब जब भोपालपट्टनम को जीत जाएंगे, तब यहीं पास क्या है, यहीं पास आपको देखने को मिलेगा बीजापुर। कहा है, बीजापुर। इस बीजापुर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, विजयपुर, विजयपुर कहा जाता था, ठीक है। तो विजयपुर को जीत लिया और वही अभी वर्तमान में बीजापुर है, विजयपुर को जीत लिया। उसके बाद ये क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये कहां पे जाएंगे जी, ये जाएंगे कहां पे देखने को मिलेगा, बारसूल में देखने को मिलेगा। कहां पे, बारसूल को भी जीत लेंगे और यहीं पास क्या करते हैं जी, यहीं पास पलट कर देख लेते हैं। क्या देखेंगे, अन्नम देव यहीं पास पलट कर देख लेते हैं। तब यहाँ पे दंतेवाड़ा में ही यहाँ पे एक नदी है जी, दो नदी है, संखनी और डंकनी, दोनों नदी के मध्य में यहीं पास क्या हो जाते हैं, कुल देवी, इसके आराध्य देवी दंतेश्वरी देवी, कौन सा देवी, दंतेश्वरी देवी यहीं पास विराजमान हो जाते हैं। तब यहीं पास इसमें क्या करेंगे, दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना कर देंगे, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब आगे और बढ़ेंगे। जब ये पता चलेगा कि हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र की जो पुत्री है वो कहां पे है जी, चंद्रपुर में है, चंद्र सॉरी 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 चक्रकोट में है। कहां पे है, चक्रकोट में है, चक्रकोट में है। अब ये जो चक्रकोट कोट में यह शासन कर रहे हैं, ये चमेली देवी की क्या है जी, चमेली, चमेली देवी यहाँ पे शासन कर रहे हैं। और हरिश्चंद्र को यहाँ पे है, तो हरिश्चंद्र के ऊपर 1324 ईस्वी में आक्रमण करने के बाद इसे पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद ये चक्रकोट में भी जाएगा जी। इनकी पुत्री है हरिश्चंद्र की, इसकी हरीश, हरिश्चंद्र की पुत्री है। और हरिश्चंद्र की पुत्री का नाम क्या है, चमेली देवी। और चमेली देवी के बारे में इनको पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। क्या है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसकी वीरता का पता चलता है किसे, अन्नम देव को। और अन्नम देव क्या है जी, यह स्त्रियों से क्या है, कमजोरी है। क्या करेंगे, शादी का प्रस्ताव रखेंगे चमेली देवी को। हरिश्चंद्र की मृत्यु हो गई और चमेली देवी को प्रस्ताव रखेंगे। चमेली देवी इसके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और इनके साथ युद्ध करते हैं। हरिश्चंद्र की मृत्यु के बाद भी चमेली देवी यहाँ पे क्या करते हैं जी, चमेली देवी अन्नम देव के साथ युद्ध करते हैं। और युद्ध का वर्णन आपको वहां पे गीत में देखने को मिल जाएगा, वहां की जो गाथा है वहां पे देखने को मिल जाएगा जी। बस्तर क्षेत्र की जो गाथा है उसमें वीर गाथा के रूप में आपको जाना जाएगा, चमेली देवी के रूप में। जो हल्बी गीत है, भत्री गीत है, उसमें आप लोगों को जाकर देखने जाओगे तो सुनने को देखने को मिल जाएगा चमेली देवी की वीर गाथा को, ठीक है, जिसमें चालुक्य नरेश बताया गया है अन्नम देव को। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद बस्तर क्षेत्र में बारसूल में क्या करेंगे जी,
काकतीय वंश की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? काकतीय काकतीय वंश की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो काकतीय वंश की स्थापना कौन करता है? अन्नम देव करता है। अन्नम देव करता है जी। ठीक, तो बस्तर में काकतीय वंश का संस्थापक कौन है? अन्नम देव है। वारंगल का संस्थापक तो अलग है जी। गणपति था वारंगल का चालुक्य वंश का संस्थापक। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो समय भी 1 घंटा 25 मिनट हो गया है। ऐसा करते हैं, कल हम लोग काकतीय वंश को पढ़ लेंगे। आज हम लोग छिंदक नागवंश और पढ़े हैं कौन सा? फड़ी नागवंश। कल हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? बस्तर का काकतीय वंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको यह क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए साथियों, मैं पढ़ाने के लिए काकतीय वंश को लेकर तो आया ही था कि मैं काकतीय वंश को भी पढ़ाऊंगा। ये जो देखिए जनजाति विद्रोह को भी मैं आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर देता हूं कि जनजाति विद्रोह को भी मैं यहाँ पे रख दिया था। ठीक है, क्योंकि मैं काकतीय वंश को पढ़ाऊंगा करके, लेकिन समय भी ज्यादा हो गया, इस वजह से आप लोगों को अच्छे तरीके के साथ समझ में, इस वजह से मैं अच्छे से पढ़ा दिया, तो समय भी ज्यादा हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, कल हम लोग कर लेंगे काकतीय वंश को और जनजाति विद्रोह को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।